तो आप आज बातचीत करने वाले हैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। याद रखिएगा, ये शब्द बड़ा क्रिटिकल है, तो कहीं इधर उधर हो गया तो मामला बिगड़ जाता है, तो अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो स्वागत है आप सभी लोगों का बैजूस एग्जाम प्रेप पर। जी हाँ, सुमित, मोती, हारून, कन्हैया, विकास, कुलदीप, विजय, भूमि, अरुण एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए फटाफट सारे के सारे लोग कमेंट करिए और मुझे बताइए मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है और मैं विजिबल हूँ। प्लीज कमेंट एंड टेल मी एवरीथिंग इज प्रॉपर इन माय सेशन। जल्दी, फास्ट। गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग अरुण, गुड मॉर्निंग भूमि। चलिए जल्दी से सारे के सारे लोग। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। जी हाँ, कन्हैया जी, सुमित जी, मोती जी, गुड मॉर्निंग। विकास, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। चलिए तो सबसे पहले तो इसी वर्ड को क्लियर करते हैं। कभी कभी हम इसको हिंदी में जब यूज करते हैं तो गलती क्या करते हैं। एक तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक, इसे हिंदी में कहेंगे संवैधानिक। दूसरा है गैर संवैधानिक। लेकिन इसी के बदले कभी कभी हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? असंवैधानिक। क्लियर? उसके लिए नॉन नहीं बल्कि अन शब्द यूज किया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल? गैर संवैधानिक और असंवैधानिक में क्या अंतर है, आप में से कौन बताएगा? चलिए, अंकित, चॉकलेट बॉय, अरे वाह, अर्जुन, सागर, धीरज, सागर जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि संवैधानिक संस्था तो सबको पता है कि ऐसी संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में है, जिनके बारे में संविधान के किसी न किसी पार्ट में, किसी न किसी आर्टिकल में मेंशन किया गया है। जैसे आप पार्लियामेंट को ले लें, आप स्टेट लेजिस्लेचर को ले लें, प्रेसिडेंट को ले लें, ये सब तो प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आते हैं। गैर संविधान जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, कुलदीप, यस आई एम एग्री विथ यू। गैर संविधान इन द सेंस जिनका वर्णन संविधान में नहीं है। राजहंस एंड राजकुमार एंड अनिल एंड धीरज, वेलकम इन द सेशन। तो जैसा कि कुलदीप ने बताया कि वो बॉडीज जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। संवैधानिक संस्था के बारे में बात करें तो आपका इलेक्शन कमीशन, ठीक है, आपका सीएजी, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारी की सारी बॉडीज क्या है? ये है कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। और दूसरी है गैर संवैधानिक। मैंने यही अंतर पूछा है आप लोगों से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट ये नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा कर देने वाला है डिफरेंस है। संवैधानिक का मतलब संविधान में वर्णन, गैर संवैधानिक का कुलदीप ने बताया, जैसा कि उन्होंने सही बताया कि ऐसी संस्था, बहुत बढ़िया कुलदीप, आपने दूसरा आंसर भी जवाब बिल्कुल सही दिया, जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, जैसे आपका नीति आयोग, योजना आयोग। लेकिन अगर कोई ऐसी संस्था बना दी गई जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, संविधान के भावनाओं के विरुद्ध है, जैसे हमारे यहाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, ठीक है, प्लानिंग कमीशन बनाई गई, नीति आयोग बनाया गया, ये संविधान के अनुसार बनाया गया, ये संविधान के अनुसार बनाया गया, लेकिन संविधान में इसका वर्णन नहीं है, क्योंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है और वेलफेयर स्टेट में ऐसी संस्थाओं का होना जो कल्याण के बारे में, विकास के बारे में सोचें, दैट्स अ फॉलोअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी संस्था बना दी जाए जो कि भारत का कल्याण न करे बल्कि किसी अन्य कार्य में लिप्त हो, अकल्याण में लिप्त हो या भारत के पतन में लिप्त हो जाए, तो ऐसी संस्था को आप क्या कहेंगे कि संविधान के विपरीत है। क्या है? असंवैधानिक का मतलब है संविधान के विपरीत, संविधान के विरुद्ध। और संविधान के विरुद्ध भारत में क्या हो सकता है? नथिंग, कुछ भी नहीं। तो भारत में कोई भी असंवैधानिक संस्था नहीं बनाई जा सकती। कभी कभी आप देखते हैं कि ये संस्था असंवैधानिक है, संविधान के भावनाओं के अनुकूल नहीं है, तो चर्चा होती है, बट कहीं ना कहीं उसमें संविधान की भावनाएं जरूर छिपी रहती है। तो आज इन्हीं सारी संस्थाओं के बारे में बातचीत की जानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। संवैधानिक संस्था, संवैधानिक या संवैधिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। भारत में संवैधानिक निकाय भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक निकाय या संस्थान है। इन्हें केवल एक नियमित, रेगुलर, सरकारी, गवर्नमेंट या निजी बिल, प्राइवेट बिल के बजाय संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करके बनाया या बदला जा सकता है। क्लियर? इनका वर्णन संविधान में किया गया है और जब संविधान में किसी चीज का वर्णन कर दिया जाए, किसी पद का वर्णन कर दिया जाए, किसी संस्था का वर्णन कर दिया जाए, तो संस्था का निर्माण कैसे होगा, कैसे बनेगी, उसके कार्य क्या होंगे, उसका वर्क क्या है, उसके अधिकार क्या होंगे, ठीक है, उसका जो है समापन कैसे होगा, ये सारी की सारी चीजें पहले से संविधान में बना दी जाती हैं। तो जब किसी संस्था के निर्माण के साथ उसके निर्माण, कार्य, अधिकार और समापन की सारी व्यवस्था बनी रहे, तो ऐसी संस्था को आप क्या कहेंगे कि वो स्वतंत्र है और अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उसके बारे में सारी क्लियरिटी पहले से है। ओके, तो किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहाँ से छिटक के सवाल आते हैं और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटर, यूनियन लेजिस्लेटर, सब कुछ मिला जुला के एक साथ कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। क्लियर है सुमित? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इस निर्वाचन आयोग का प्रोविजन किया गया है
इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950। तो इसका कार्य क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका आर्टिकल ही है, तो आर्टिकल बिल्कुल नोट करके रखिएगा। 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन। बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बड़ी लड़ाई यहाँ पर भी हुई है इलेक्शन कमीशन को भी लेकर के। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ हो सकता है, फैक्ट में चेंज अभी हो तो मैं बताऊंगा। चलिए, चीफ इलेक्शन कमीशन इस समय इंडिया का कौन है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? कौन कमेंट करेगा? सुशील चंद्रा। कंफर्म, पक्का, श्योर शॉट? भारत निर्वाचन आयोग, इसे क्या कहते हैं? भारत निर्वाचन आयोग। और उस आयोग में आपको 3 लोग अभी मिलेंगे, तो वो भी हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे कौन कौन 3 लोग हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद राज्य विधानमंडल के साथ साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित कराएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका इलेक्शन कमीशन किसके लिए चुनाव आयोजित कराता है? पहला, राष्ट्रपति, क्लियर। दूसरा, 6 बॉडीज हैं जिनके लिए चुनाव आयोजित कराता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तीसरा, लोकसभा। चौथा, राज्यसभा। पांचवा, राज्य विधानसभा, स्टेट में जो विधानसभा होती है उसका भी चुनाव यही कराता है। और छठा, विधान परिषद, जहां जहां है 6 राज्यों में, ठीक है, विधान परिषद। इसके बाद जितने भी इलेक्शन आपके इंडिया में होते हैं, उस इलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? उस इलेक्शन की जिम्मेदारी है आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन की, राज्य निर्वाचन आयोग की। जैसा कि आपने बताया, सागर जी, कुलदीप जी एंड डियर स्टूडेंट्स, उमेश सिन्हा डिप्टी, 2 लोग हैं भाई, उमेश सिन्हा अब नहीं रहे, राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे हैं, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अतिरिक्त नहीं होते। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें, भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, सुशील अरोड़ा साहब पहले थे, अभी इनकी जगह पर कौन हो गए हैं? सुशील चंद्रा। कौन हो गए हैं? सुशील चंद्रा, क्लियर। और पहले अशोक लवासा और सुशील चंद्रा साहब अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त के रूप में थे। तो अभी 2 और कौन कौन हो गए हैं? राजीव कुमार साहब और साथ साथ अनूप चंद पांडे। अनूप चंद पांडे जी पहले आपके सुनील अरोड़ा हुआ करते थे, इनकी जगह सुशील चंद्रा ने ले ली। और अशोक लवासा और सुशील चंद्रा की जगह पर आ गए राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे। ओके, तो चलिए इस संस्था के बारे में बात करें। तो 1950 से लेकर के 1989 तक, कितने वर्ष तक? 39 साल तक ये इलेक्शन कमीशन में एक व्यक्ति होता था जिसे आप इलेक्शन कमिश्नर कहते थे। क्या कहते थे? इलेक्शन कमिश्नर। रवि जी, वेलकम इन द सेशन। लेकिन 1989 में राजीव गांधी सरकार ने इस पर विचार किया कि एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय कभी कभी गलत भी हो सकता है। एक व्यक्ति अगर है तो पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हो सकता है, या कभी कभी अकेला निर्णय गलत भी हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस इलेक्शन कमीशन में +2 2 और, धनोआ साहब और गिल साहब, जिसे मिस्टर SS धनोआ और मिस्टर गिल, इन 2 लोगों को और शामिल कर दिया। इसमें क्या सिस्टम बना? एक जो इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता दिया गया, ठीक है। और 2 जो अन्य आए उन्हें इलेक्शन कमिश्नर कहा गया, क्लियर। तो 1989 में इसे क्या बना दिया गया? 3 सदस्यीय बना दिया गया। लेकिन विपक्ष के द्वारा और भारत की अन्य संस्थाओं के द्वारा इस विचार का इतना विरोध किया गया कि 1990 में 1990 में इस निर्णय को सरकार को वापस लेना पड़ा। फिर इसे क्या कर दिया गया? 1 सदस्यीय बना दिया गया, मतलब धनोआ और गिल साहब गायब। आप बताइए कि धनोआ साहब और गिल साहब की कोई गलती थी? पहले तो उन्हें पद दिया कि आप काम करिए, और फिर बिना किसी कसूर के उन्हें पद से हटा दिया। आप बताइए क्या कोई गलती थी उनकी? आपको कोई कमीशन बुला के नौकरी दे, थोड़े दिन नौकरी करने दे, उसके बाद कहे घर जाइए, तो आप क्या करेंगे? आप उस संस्था पे आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो मिस्टर धनोआ से ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। मिस्टर धनोआ 1990 में कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने हमें एज अ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया था, लेकिन अब उसे समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में डिसीजन दिया कि आर्टिकल 324 के पैरा 2, अनुच्छेद 324 के कॉलम 2 के तहत आपके प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि चाहे वो 1 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करे, चाहे वो ... जितने चाहे, या 10 अपॉइंट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स पावर इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति को है। और तब से ये इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय बन गया, और आज भी इसमें 3 सदस्य ही होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में 3 लोग होते हैं। 3 में एक है CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके बाद एक और एक, ये दोनों हैं इलेक्शन कमिश्नर। तीनों का नाम आपको अभी भी मैंने बताया कि आपके CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त। बताइए जल्दी से, CEC ऑफ इंडिया, ये साहब कौन है? सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा
और इलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट एंड इलेक्शन कमिश्नर सेकंड। ये कौन कौन लोग हैं? ये हैं साहब राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे साहब। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात और आपको समझना चाहिए, ठीक है, कि ये तीनों लोग मिलकर के जो काम करते हैं, आपको लग रहा है सीईसी है सुशील चंद्रा साहब, मुख्य है ये, तो इनके पास पावर होगी? बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। ये तीन लोग हैं इसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय कैसे होगा? बहुमत से होगा, मेजोरिटी से। तीन में बहुमत कहाँ जाएगा? जहां दो लोग खड़े होंगे। तो अगर दोनों इलेक्शन कमिश्नर एक साथ एक विचारधारा पे आ जाए तो मिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की विचारधारा किनारे हो जाएगी। इसीलिए ये अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट हो गया। क्लियर? यस। निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है, लेकिन शक्तियां अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान ही होती हैं। आयोग द्वारा सभी मसले पर बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त समान वेतन भत्ते और सुविधाएं प्राप्त करते हैं, तो कोई अंतर नहीं है। नितिन गवई, वेलकम इन द सेशन। क्लियर हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपके विचार, आपका कॉन्सेप्ट। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम क्या करता है ये भी तो जानना पड़ेगा ना। इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना हर काम कैसे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। कैसे? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लेकिन अगर इन्हें पद से हटाना हो तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरह इन्हें भी हटाया जाता है। तो संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मंत्रिपरिषद ने कहा अपॉइंट कर दो तो अपॉइंट कर दिया, और मंत्रिपरिषद ने कहा हटा दो तो हटा दिया। नहीं, अपॉइंट करने के लिए नाम रिकमेंडेशन का आदेश जो है शक्ति है मंत्रिपरिषद के पास, लेकिन हटाने के लिए तो उसे प्रस्ताव लाना ही पड़ेगा, वो भी दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। तो अगर दोनों ने पास नहीं किया तो साहब बने रहेंगे। अगला, जी हाँ, कार्यकाल। सामान्य स्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉलम है, एक 6 वर्ष, दूसरा 65 वर्ष। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपको 50 साल में बना दिया गया, ठीक है। तब आप क्या करेंगे? 50 साल में 6 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। और 50 साल से 65 साल की आयु तक जाते जाते कितना वर्ष हो जाएगा? लगभग 15। यहाँ कंडीशन क्या है? 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो पहले आए। इन दोनों में पहले क्या आ रहा है? 65 साल जाने में इन्हें 15 साल लग जाएगा, और 6 साल में 56 साल के ही होंगे, 65 साल नहीं होंगे। अभी 11 साल बचे हैं, 10 साल इनके, नहीं 9 साल। तो ये पहले कब रिटायर हो जाएंगे? 6 साल, मतलब 56 पहले आ गया, 6 साल के बाद। दूसरी कंडीशन और हो सकती है, वो भी जान लीजिए। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, 63 साल की आयु में, कब? 63 साल की आयु में, सपोज दैट मान लिया 63 साल की आयु में बनाया गया इलेक्शन कमिश्नर, तो क्या होगा? 6 साल बाद वो क्या हो जाएगा? 66 वर्ष का हो जाएगा। 69 वर्ष का। और 65 साल का कब हो जाएगा? जब 3 साल बीतेंगे। तो 6 बड़ा कि 3 बड़ा? नहीं भाई मनु जी, दोबारा अपॉइंटमेंट का कोई चांस नहीं होता। तो 3 साल पहले आ गया, ठीक है। 6 और 3 में कौन पहले आया? 3। तो 63 साल में हुए तो 3 साल, ठीक है, 62 साल कर दो। 6 साल में कितने हो जाएंगे? 68 के, और 3 साल में कितने हो जाएंगे? 65 के, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा 65, तो 65 में। दोनों कंडीशन समझ में आई कि या तो 6 साल या तो 65, इन दोनों में जो पहले आ जाए ये साहब अपने पद से रिटायर हो सकते हैं, ठीक। अगर ये काम नहीं करना चाहते, 6 साल या 65 साल के पहले ही अपना पद छोड़ना चाहते हैं, तो मिस्टर प्रेसिडेंट को एड्रेस करके ये अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक। तो निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले हो प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रहते हैं, वो किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। इनका काम क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज। आपका निर्वाचन क्षेत्र होता है, कभी कभी आप देखते हैं आपके जिले में 2 लोकसभा सीट होती है, एक शहरी एक ग्रामीण, किसी किसी जिले में सिर्फ एक ही होती है, देखते हैं कि नहीं। अगर ये कंडीशन है कि किसी जिले में लोकसभा के लिए सिर्फ 1 सदस्य और किसी जिले में लोकसभा के लिए 2 सदस्य, फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा क्यों होता है बताएं? किसी किसी जिले में लोकसभा के लिए 1 सदस्य और किसी किसी जिले में लोकसभा के लिए 2 सदस्य। व्हाट इज रीजन? कारण क्या है बताएं? एरिया, पॉपुलेशन, ठीक है। सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। एरिया छोड़िए, सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या। इस जिले की जनसंख्या ज्यादा है तो 2 सीट बना दी गई, इस जिले की जनसंख्या कम है तो अब मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख, शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख, तो एक शहर में एक गांव में होता क्या कि ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पलायन होता है, कि शहर से ग्रामीण क्षेत्र में पलायन होता है। पलायन किधर होता है? मूवमेंट किधर होता है? विलेज टू रूरल एरिया या रूरल टू विलेज एरिया। क्या किधर के लोग मूव कर रहे हैं? लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं या शहर से गाँव की तरफ भाग रहे हैं? शहरों की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में शहर की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, गाँव की जनसंख्या कम भी हो सकती है, वो भी बढ़ेगी,
रूरल टू अर्बन, मनु नहीं, वो बहुत लिमिटेड लोग हैं जो अपनी जिंदगी पूरी गुजार चुके, फिर जो है बिल्कुल मनु बिल्कुल सही कहा, रूरल टू अर्बन, विलेज टू रूरल, विलेज टू रूरल। सुमित, दोनों में अंतर क्या है? ठीक, विलेज टू सिटीज कहिए आप इसे, हो जाता है कभी कभी, दिमाग में चीजें आती हैं, हमसे खुद हो जाता है, ठीक है। तो फाइनली क्षेत्र बदलता है, जनसंख्या बदलती रहती है, तो चुनाव के पहले क्या होता है, डिलिमिट किया जाता है ताकि पॉपुलेशन के बैलेंस को बनाया जा सके। दूसरा, निर्वाचक नामावली तैयार करना हर चुनाव के पहले। 2019 में अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, 2019 में मान लीजिए आप 17 वर्ष के थे, अगला चुनाव कब होगा? 2024 में होगा। तो आप 17 वर्ष के थे तो 19 में वोट नहीं डाल सकते थे, ठीक। और आपके दादाजी जिंदा थे, आपके दादाजी 99 साल के थे और जिंदा थे, तो आपके दादाजी ने वोट डाला, दादा ने वोट डाला, आप जो है 17 साल के थे, नहीं डाल पाए। अब 2024 तक जाते जाते आप 17 3 20 2 22 साल के हो गए, ठीक है, और आपके दादाजी इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस दुनिया से उन्होंने अपना त्याग किया और परलोक में चले गए ईश्वर के पास। तो ऐसी कंडीशन में आपके दादाजी तो वोट डालेंगे नहीं, लेकिन आप वोट डालने के लायक हो गए, तो क्या किया जाएगा कि आपके दादा का नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा, आपका नाम जोड़ा जाएगा। ऐसा जरूरी है अगर दादाजी है तो वो भी देंगे, अगर दादाजी हैं तो वो भी देंगे, अगर नहीं है तो वो तो गए, ठीक है। तो इसीलिए हर इलेक्शन के पहले क्या बनता है? इलेक्टोरल रोल, ठीक है, निर्वाचक नामावली। आगे चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करना। आपने देखा कि बिहार में भी चुनाव हुआ थोड़े समय पहले 2020 में, और बंगाल में भी चुनाव हुआ, ठीक। बिहार और बंगाल दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं। बिहार में चुनाव 3 चरणों में हुआ, बंगाल में चुनाव 8 चरणों में हुआ। ये कौन डिसाइड किया? उपचुनाव किस कारण होते हैं, बिल्कुल बताएंगे राजकुमार जी, ठीक है। बताइए, बिहार में चुनाव 3 का चरणों में हुआ, जबकि बिहार बंगाल से, ये डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन अपनी सुविधा के अनुसार। ओके, यस, इलेक्शन कमीशन ये भी डिसाइड करता है कि आपके यहाँ चुनाव कब होगा, कितने चरण में होगा, कब वोट पड़ेगा, कब मतगणना होगी, सब कुछ इसी के द्वारा किया जाता है। चुनाव हेतु प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकार करना। सर उपचुनाव किस कारण से होता है? चलिए लिख लेता हूं मैं यहाँ पर उपचुनाव, और आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, वो जब पर्चा भरने आते हैं, जिसे आप कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराने, तो उनका रजिस्ट्रेशन कौन लेता है? इलेक्शन कमीशन लेता है, उसे चेक करता है, उनके बारे में पता करता है, और फिर वो चुनाव लड़ते हैं। अगला है उपचुनाव। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि उपचुनाव, 3 प्रकार के चुनाव होते हैं आपके यहाँ। एक कहलाता है आम चुनाव, दूसरा कहलाता है मध्यावधि चुनाव, मिड टाइम इलेक्शन, मध्यावधि चुनाव, और एक कहलाता है उपचुनाव। ये तीनों शब्द आपने सुने हैं, कॉमन इलेक्शन, मिडिल फेस इलेक्शन और बाई इलेक्शन, ठीक है। बताइए ये तीनों शब्द सुने हैं या नहीं, जल्दी से कमेंट करें। आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, मिड नहीं, मध्यावधि नहीं सुना है। तो जब कोई संस्था अपना टेन्योर पूरा कर ले, यहाँ पर टेन्योर क्या करना है? पूरा करना है। तो टेन्योर कंप्लीट होने के बाद जब चुनाव हो, सभी जो है उस संस्था की सभी सीटों का चुनाव, एक दो ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेन्योर पूरा होने के बाद अगर चुनाव होता है तो आम चुनाव। अगर टेन्योर पूरा नहीं हुआ है और गवर्नमेंट ने इलेक्शन रिकमेंड कर दिया, जैसे 5 साल सरकार की अवधि है और उसने 4 साल 2 महीने में भी रिकमेंड कर दिया कि यह चुनाव करा लिया जाए, तो अगर ऐसा चुनाव हुआ अवधि पूरा होने के पहले, ठीक है, उस कार्यालय की अवधि पूरी होने के पहले चुनाव हुई, तो कौन सा चुनाव होगा? मध्यावधि चुनाव। कभी कभी होता क्या है कि आप जो है चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ा आपने किसी विधान परिषद का, एक्स विधान परिषद, क्लियर। अब अगले साल लोकसभा का चुनाव है, अभी आप विधान परिषद के में चुन गए, अगले साल लोकसभा का चुनाव है और आप लोकसभा का चुनाव लड़ गए, वो चुनाव जीत गए, मतलब आप लखनऊ से कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए, गंगा गोमती पकड़ करके, हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आपको इन दोनों में से कोई एक सीट छोड़नी पड़ेगी, चाहे लोकसभा की, चाहे विधानसभा या विधान परिषद की। तो जब आप ये सीट छोड़ेंगे, ठीक, मान लीजिए 2 साल कार्यकाल बाकी है लोक विधानसभा का, तो एक नया चुनाव होगा। याद रखिएगा, दोनों चुनाव, आम चुनाव और मध्यावधि चुनाव, ये दोनों चुनाव पूर्ण कार्यकाल के लिए होते हैं। पूर्ण कार्यकाल मतलब अगर 5 साल टेन्योर है तो 5, 6 साल टेन्योर है तो 6, ठीक। लेकिन जो ये चुनाव होता है उपचुनाव, जिसे आप कहते हैं उपचुनाव, शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। से जैसे 5 साल कार्यकाल था लोकसभा के, 3 साल बाद कोई सदस्य नहीं रहा और उसके बाद जो चुनाव होगा उस सीट पर, उसे आप उपचुनाव कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचुनाव। क्लियर हुआ या अभी भी कोई डाउट है? बताएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट करिए। सोनू जी, अगर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट जब उन्होंने नारा दिया था सन 2004 में, इंडिया साइनिंग, याद होगा कि टीवी वगैरह में रेगुलर जो है ऐड आता था, क्लियर। तो उन्होंने क्या किया था कि 5 साल कार्यकाल पूरा होने के पहले 4.5 साल में ही संस्तुति कर दी थी राष्ट्रपति को कि बस अब मैं काम कर चुकी, अब आप दूसरा इलेक्शन कराइए। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कहा कि वो काम कर चुकी है, अब दूसरा इलेक्शन कराया जाए।
तो 4-5 साल पूरा होने के पहले ही उसका चुनाव हो गया। तो अगर कार्यकाल पूरा होने के पहले ही चुनाव आयोजित कर दिया जाए तब ऐसे इस चुनाव को क्या कहते हैं? मध्यावधि चुनाव। ओके, हाँ सोनू जी, ऐसा थोड़ा कम ही होता है, ऐसा थोड़ा कम ही होता है। ऐसी सरकारें तब करती हैं जब बहुत बड़ा स्टैंड कोई लिया हो। जैसे मान लीजिए 5 साल मोदी सरकार चली, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जनता ने इन्हें फिर चुना। भाई जनता तो भाई किसी चेहरे को या तो पसंद करती है या उस चेहरे को रिजेक्ट कर देती है। तो अभी 5 साल बाद फिर ये चेहरा पसंद किया गया। अब अगर 2024 में जो चुनाव होगा, अगर उस समय तक लगा कि ये चेहरा पसंद नहीं किया जा रहा है और धीरे-धीरे 2021, 22, 23 तक जाते-जाते क्लियर हो जाएगा कि मतलब हवा बनने लगती है कि अगली बार किसकी सरकार, राहुल बाबा की मोदी, ठीक, या फिर कोई और तीसरा फ्रंट। भाई 2 ही फ्रंट कायदे के हैं। बिल्कुल राजकुमार जी, मिड का चुनाव 2 ही कंडीशन में होता है। मिड का चुनाव 2 कंडीशन में होता है, बता देता हूँ। जैसे 5 साल सरकार, एक सिंपल सी, अभी एक और मतलब एग्जांपल दे ही देते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार 3 पार्टियों के गठबंधन पे चल रही है, शिवसेना, ठीक है, कांग्रेस और वो शरद पवार की पार्टी का नाम क्या है? एनसीपी, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इन तीनों में मान लीजिए कोई एक नाराज हो जाए और कहे कि नहीं हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, और चौथा जो सबसे मजबूत फ्रंट है वो है बीजेपी का। मान लीजिए एनसीपी नाराज होकर निकल जाए, एनसीपी का कहना है कि ना तो हम बीजेपी के साथ जाएंगे ना इन दोनों के साथ आएंगे। अब ना तो शिवसेना और कांग्रेस सरकार बना पाएंगे ना बीजेपी सरकार बना पाएगी, और अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है उद्धव ठाकरे साहब का, तो बीच में उद्धव ठाकरे साहब की सरकार गिर जाएगी। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो तुरंत चुनाव करा दे, या फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो। अगर सरकार मेजोरिटी में है तब तो वो कभी भी चुनाव कराने का की व्यवस्था करा सकती है। अगर मेजोरिटी में नहीं है तब यह फैसला राज्यपाल के पास चला जाता है। क्लियर? तो अगर कोई सरकार अपना बहुमत खो दे तब मध्यावधि चुनाव होता है, यदि बहुमत में है और सरकार रिकमेंड कर दे तब मध्यावधि चुनाव होता है। और उपचुनाव तो तब होता है जब कोई प्रत्याशी, भाई आप लोकसभा या विधानसभा के विधायक या सांसद हो गए 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए यमराज के यहाँ से टिकट थोड़ी लिए। आप लोकसभा के सांसद हो गए तो 5 साल अब यमराज नहीं पूछेंगे आपको। वैसे हो गए तो आप यमराज से भी खतरनाक, ये तो पक्का है, लेकिन फिर भी यमराज आपको पूछेंगे। बहुत से लोगों को इस कोरोना में पूछ भी लिए। क्यों? अगर 5 साल के पहले आप इस दुनिया से विदा हो गए, या आपका मन है कि नहीं ये नेतागिरी वाला बहुत उल्टा सीधा काम है, कोई सुनता नहीं हमारी बात, आपने त्यागपत्र दे दिया 5 साल के पहले, ठीक, तो दोनों में से कोई कंडीशन हो गई, या आपने कोई भाई क्या किया कि आप इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में एज थी 25 ईयर, आप अभी 24 साल के थे, फर्जी मार्कशीट बनवा करके, फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवा के चुनाव लड़ गए, चुनाव जीत भी गए, और जब चुनाव जीत गए तो पता चला कि आपने फर्जी ढंग से चुनाव जीता है, तो भी आपकी सदस्यता छीन दी जाएगी। तो इनमें से कोई भी कंडीशन हो, आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी सीट खाली हो गई, अब वहां पर नया इलेक्शन होगा। ऐसे इलेक्शन को क्या कहते हैं? बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन, उपचुनाव। क्लियर है? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, नहीं तो हम बढ़ेंगे कि संसद और राज्य विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह देता है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। ये राजनीतिक दलों को मान्यता देता है कि भाई साहब आप नेशनल पार्टी हैं और आप रीजनल पार्टी हैं। क्लियर? यही मान, यही बताएगा कि आप राष्ट्रीय हैं कि क्षेत्रीय दल है। चलिए अगला निकाय आपके सामने, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप इसे सिर्फ कहिए पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक यूनियन लेवल पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक होता है स्टेट लेवल पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एक और है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या आ गया? जेपीएससी। मैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल उपचुनाव में भी पब्लिक ही वोट देती है मंजीत जी, कोई वोट नहीं देगा, जिसका उपचुनाव है वही वोट देगा। ठीक, तो 3 प्रकार की लोक सेवा आयोग होते हैं जो अलग अलग स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। ठीक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये ऑल इंडिया, ठीक है, अखिल भारतीय, ऑल इंडिया, अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवा के लिए भर्ती करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविंशियल। ग्राम प्रधान बनने की उम्र भाई 21 साल है कल्पना जी। ठीक, ग्राम प्रधान बनने की उम्र और ग्राम सभा का सदस्य बनने की उम्र 21 साल है। ठीक है, तो प्रोविंशियल सर्विस के लिए, प्रादेशिक सेवा के लिए बिल्कुल, और ये भी प्रोविंशियल सर्विस के लिए ही होता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी स्थितियां ऐसी भी बन सकती हैं कि 2 राज्य मिल करके सेंट्रल से रिकमेंड करें कि भाई उन दोनों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग बना दिया जाए। जैसे हरियाणा और पंजाब मिल करके केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करें कि उनके लिए एक कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया जाए, तो वो बन जाएगा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रादेशिक, यस, स्टेट। जैसे ये केंद्रीय है यूनियन,
उसी तरह ये है प्रोविंशियल मतलब प्रादेशिक, जैसे आप पीसीएस कहते हैं, पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रादेशिक नागरिक सेवा, प्रादेशिक नागरिक सेवा इसे कहा जाता है। और जिसे आप आईएएस कहते हैं, ऑल इंडिया सर, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। पीएससी इन द सेंस मनु, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। कई वर्ड आए आपके सामने, एक आया पीसीएस, एक आया पीएससी, दोनों में अंतर है। पीसीएस का मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, मतलब प्रादेशिक नागरिक सेवा, और पीएससी का मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप कहते हैं लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। 3 स्तर पर मैंने बताया कि केंद्रीय स्तर पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य के स्तर पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यूपीएससी, एसपीएससी और कभी कभी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 के पैरा 2 में बताया गया है, ठीक है। 316 का पैरा फर्स्ट कहता है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कहां पर? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। आयोग के सदस्य कितने होंगे ये राष्ट्रपति डिफाइन करेगा। सोनू जी अभी तो बताया, पीएससी का मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, और पीसीएस का मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रादेशिक नागरिक सेवा। ओके, आगे बढ़ेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो यूपीएससी और एसपीएससी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर, राज्यपाल, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 6 या 65 इनका टेन्योर होगा, इनका टेन्योर 6 या 62 होगा। लेकिन याद रखिएगा, इन दोनों को अगर पद से हटाना है, पद से हटाना है, तो पद से हटाने का पावर दोनों का किसके पास है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय स्तर पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। स्टेट लेवल पर मेंबर और चेयरमैन को अपॉइंट कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इनका टेन्योर 6 साल या 65 साल की आयु जो पहले हो वो होगा। राज्य में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर का टेन्योर 6 या 62 होगा। लेकिन अगर इन्हें किसी कारण से इनके सदस्य और अध्यक्ष को पद से हटाना है, तो चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, दोनों को राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। गवर्नर अपॉइंट तो कर सकता है, हटा नहीं सकता। क्लियर या कोई डाउट? क्लियर या कोई डाउट? जल्दी से, तेजी से आंसर आने चाहिए। अंकित, सुमित, बस 2 ही लोगों को क्लियर हुआ, और सब लोगों को क्या मतलब अभी अनक्लियर है? नो डाउट। चलिए, कुलदीप, मंजीत एंड याराल, सागर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे चलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो आपके यहाँ 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है। 1919 के एक्ट में बताया गया कि भारत में प्रशासनिक अधिकारियों, उस समय आईसीएस कहा जाता था, अब ये आईसीएस क्या कहलाता है? आईएएस कहलाता है। उस समय इंडियन सिविल सर्विस भारतीय नागरिक सेवा कहा जाता था, भारतीय नागरिक सेवा। और अब क्या कहा जाता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। क्या कहा जाता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। आज नाम बदल गया है। तो उस समय ये भर्ती किए जाते थे, आज ये भर्ती किए जाते हैं। तो इनकी भर्ती के लिए 1919 में ब्रिटेन से जो एक्ट आया, उसमें कहा गया कि एक संस्था होनी चाहिए जिसे आप कहेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, लोक सेवा आयोग। तो भारत में जो वायसराय साहब थे, चेम्सफोर्ड साहब, उन्होंने इसकी सुधि नहीं ली, और फाइनली जब दबाव बना अंग्रेजों के ऊपर, तो 1924 में मिस्टर लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन बनाया गया कि क्या भारत में लोक सेवा आयोग बनाना चाहिए। तो लॉर्ड ली की अध्यक्षता में जो रॉयल कमीशन बना था, जिसे आप ली कमीशन भी कहते हैं, इसे ली कमीशन भी कहा जाता है, इसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं, ली कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन ने रिकमेंड किया यस बनना चाहिए, और फाइनली 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बारकर की अध्यक्षता में पहला पब्लिक सर्विस कमीशन बना। तब यूनियन और स्टेट नहीं हुआ करता था, तब ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान के प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, और जब की गई तो यूनियन लेवल पर भी की गई, स्टेट पर भी की गई, पीएससी। क्लियर? तो अब ये क्या है? संवैधानिक निकाय हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के थ्रू क्या काम करते हैं? ये केंद्र स्तर पर और अखिल भारत स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं, और ये राज्य स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए परीक्षा का आयोजन करते हैं। ओके, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। संघ और राज्य सेवा लोक सेवा आयोग के कार्य क्या है? संघ सरकार, राज्य सरकार में नियमित परीक्षा के लिए योजना बनाना, परीक्षाएं करना, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा किसी विषय पर परामर्श मांगे जाने पर सलाह देना, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई अन्य कार्य भी अगर आ गया तो उसको भी करना। ठीक, अब आ जाइए सबसे खतरनाक आदमी से मिलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। खैर ये तो 1858 से ही आ गए, 57-58 से, फर्स्ट इंडियन क्वालिफाइड आईसीएस एंड व्हेन। चलिए, कुलदीप का एक सवाल है कि पहला भारतीय आईसीएस कौन है? वैसे मैंने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया है, तो आप बताएं कि पहला आईसीएस कौन था? आप में से कौन बताएगा भारत का पहला आईसीएस?
आईसीएस। वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। इनका अगला सवाल है, ठीक है, कि ये साहब कब बने थे? कब बने थे? 1863 में। कब? 1863 में, ठीक है। 1842 में इनका जन्म हुआ था। कितने साल के थे? 1 और 2, 21 साल की आयु में ये साहब आईसीएस बन के ब्रिटेन से लौट आए थे, कलकत्ता के थे। मिल गया मिस्टर कुलदीप आपके सवाल का जवाब, ठीक है। और ये भी बता दें कि इनका अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ था। ये जब वहां से बन के लौटे तो बंबई प्रेसिडेंसी में इनकी नियुक्ति हुई थी पहली। उसके बाद ये अहमदाबाद चले आए 1865 में। असिस्टेंट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर इनकी कैरियर की शुरुआत हुई। कर्नाटक में जिला न्यायाधीश बने। 1897 में महाराष्ट्र सतारा के न्यायाधीश के पद से ये रिटायर हुए। क्लियर? तो काफी कुछ इनके बारे में है। 1832 के पहले आपको बता दें कोई भी भारतीय व्यक्ति इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकता था। आगे बढ़ते हैं, इनसे मिलिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। यस, एक क्वेश्चन यहाँ पर और है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। प्रथम अध्यक्ष सर रास बारकर बनाए गए थे, तो वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिए। वर्तमान समय में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया कुलदीप, दैट इज अ प्रदीप जोशी। क्या नाम है इनका? प्रदीप जोशी जी चेयरपर्सन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। आगे बढ़ते हैं, ये है। तो वर्तमान समय में आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक साहब कौन है? उड़ीसा के हैं, बता देता हूं। 1984 बैच के आईएएस रहे हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी थे। जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए इन्हें हिंदी में ना लिखे हम, जीसी मुर्मू। ओके, बड़े भयंकर भयंकर काम इन्होंने किए हैं। आपको पता होगा जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला, ताबूत घोटाला। नाम सुना इनका? जीप घोटाला, ठीक है, आर्मी के लिए कुछ जीप खरीदी गई थी, उसमें कमीशन लिया गया था। बोफोर्स घोटाला, बड़े आश्चर्य की बात, आपको एक डाटा देते हैं। बोफोर्स घोटाले में माना जाता है कि 50 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, कमीशन लिया गया। कमीशन किसने लिया, किसके कहने पर लिया, उसका आरोपी कौन कौन है? इस 50 करोड़ के घोटाले की जांच करने के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए खर्च किए हैं पता है? इसी सवाल का जवाब आप दे दीजिए तो आज आपको हम समोसे और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी दे देंगे ऑनलाइन। डन। कौन कौन? ऑनलाइन पार्टी यहीं से ऑर्डर कर देंगे, अमेज़न से आ जाएगा समोसा पक्का। बताइए 50 करोड़ के इस घोटाले की जांच करने के लिए भारत सरकार ने कितने पैसे खर्च किए हैं? 500 करोड़, 100 करोड़। चलिए सही आंसर नहीं है आप लोगों का, ठीक है, थोड़ा बीच में आते तो हो जाता 250 करोड़। क्या जरूरत थी जांच करने की यार? और सुनिए, जिसको पकड़ना था क्वात्रोची को, वो क्वात्रोची जो है मर गया, उसको पकड़ ना पाए। ये तो स्थिति है। खैर चलिए बात करते हैं आगे। ये सारे घोटाले इन्हीं महोदय कैग की देन है कि पकड़े गए, ठीक। तो भारत में इन्हें कहा जाता है वॉच डॉग, निगरानी करने वाला, निगरानी करने वाला। इन्हें एक शब्द और है जिसे सुशोभित किया गया है, सब परीक्षक। सब परीक्षक मतलब डेड बॉडी को चेंज, मतलब चेक करने वाले। पहले पैसा खर्च कर लिया जाता है, तब ये साहब चेक करके बताते हैं कि जो है पैसा सही जगह खर्च किया गया है, घोटाला तो नहीं हुआ है, कमीशन तो नहीं खाया है, या फिर कोई और मामला है। तो ये काम है मिस्टर CAG का, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। तो इसमें जो ये C वर्ड है ना, कंट्रोलर, ये वाला वर्ड हमें गड़बड़ लगता है। इसमें ये वर्ड सही नहीं है, मुझे मेरा अगर जोर चले तो मैं हटा दूं, इन्हें ऑडिटर जनरल ही रहने दूं, कंट्रोलर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कंट्रोल बाई निरीक्षण और परीक्षण, निरीक्षण और परीक्षण दो शब्द होता है। निरीक्षण होता है कार्य के कार्य के साथ या कार्य के पहले से आप कंट्रोल करिए रहिए, ठीक है। और परीक्षण जो है कार्य के बाद होता है, पहले काम कर लीजिए तब इंस्पेक्शन किया जाएगा सही हुआ कि नहीं हुआ। और निरीक्षण कार्य के साथ होता है। तो साहब जब कार्य के साथ आप कुछ करते ही नहीं तो काय का कंट्रोलर। लेकिन ये पद हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के शासनकाल में ही ये पद बना दिया गया था, इसलिए तब से इसका नाम यही पड़ा हुआ है अलग अलग तरीकों से। तो आर्टिकल 148 का संबंध किससे है? CAG से, इसे आप कैग भी कहते हैं, कैग CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 149 में इनकी शक्तियों के बारे में बताया गया। तो 148 to 151 ये इतने आर्टिकल इनसे अपॉइंट, ये देखिए नीचे लिखा है मंजीत, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यही लिखा हुआ है कि इनकी अपॉइंटमेंट कैसा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति वही
व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जिसके बारे में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बताएं। तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक ये काम करते हैं। अगर पहले भी जाना चाहें तो प्रेसिडेंट को एड्रेस करके रिजाइन कर दें। इनको दुर्व्यवहार या क्षमता साबित होने के आधार पर संसद के द्वारा पारित बहुमत से, संसद के बहुमत के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटाएगा जब संसद बहुमत दे दे। अपना पद व स्थगन लगने के बाद वह भारत सरकार के अधीन किसी दूसरे राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में काम करने के पात्र नहीं होंगे। पेंशन मिलती रहेगी। फिलहाल इन्हें 2.5 लाख रुपए महीने अभी तनख्वाह मिलती है। भारत के पहले कैग वी नरहरि राव साहब थे, वर्तमान समय में जीसी मुर्मू साहब हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन? वित्त आयोग। भारत में जो धन है, वैसे धन बड़ा मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज है दुनिया के किसी भी व्यक्ति, देश, समुदाय, समाज के लिए, किसी व्यवस्था के लिए। तो धन का जो प्रवाह है, वो प्रवाह भारत में कैसा है? वो प्रवाह है केंद्र से राज्य की ओर, केंद्र से राज्य की तरफ। मतलब केंद्र के पास पैसा ज्यादा आता है, वो राज्य को देता है। लेकिन केंद्र राज्य को कितना पैसा देगा, इस बारे में फैसला कैसे होगा? तो इसके लिए केंद्र के करों में, केंद्र पैसा कहां से पाता है? टैक्स लगा के। केंद्र के करों में राज्य की भागीदारी कितनी होगी, ये डिसाइड करने का काम करता है फाइनेंस कमीशन, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में है। और इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 साल के लिए होती है। ठीक, वर्तमान समय तक 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं मिस्टर NK सिंह। इनकी सिफारिशें आनी शुरू हो गई हैं और इनके द्वारा जो सिफारिश की जा रही है वो 2020 से 25 तक रहेगी। तो आपको बताना है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट फास्ट एंड टेल मी। मिस्टर KC नियोगी, KC नियोगी साहब। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो वित्त आयोग भी आपके यहाँ एक संवैधानिक संस्था है और इसे भी बनाया गया है जो है अनुच्छेद 280 के तहत। राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, लेकिन पद से हटाने के लिए वही प्रक्रिया है कि संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। आगे, महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक बात बताइए, आप सारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आप उसी की तैयारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार को नौकरी देनी है, उसने आपको नौकरी दे दी, आपकी नौकरी लग गई, अच्छी बात। आपने मिठाई उठाई खिला दी, 2 4 6 साल नौकरी भी किया बढ़िया से। आपके ऊपर जो अधिकारी साहब थे, ठीक है, वो थोड़े से अच्छे आदमी नहीं थे। उन्होंने आपसे पंगा ले लिया या आपने उनसे पंगा ले लिया। उन्होंने आपके विरुद्ध ढेर सारी शिकायतें की और आपकी नौकरी चली गई। आप कोई भी गलती नहीं किए हैं, बट आपके ऑफिसर ने ऐसे रिकमेंडेशन किए कि आपका प्रमोशन रुक गया, आपकी नौकरी चली गई। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? अपने अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा, यही ना? आप न्याय की गुहार लगाएंगे कि हमारे साथ न्याय किया जाए। और न्याय सरकार नहीं, न्याय करना काम किसका है? न्यायपालिका का। आप चले गए न्यायपालिका, किसके विरुद्ध गए? केंद्र सरकार के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? केंद्र सरकार ने नौकरी दी थी और केंद्र सरकार ने नौकरी आपकी ले ली। तो ऐसी कंडीशन में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए, न्यायपालिका। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ओनर भाई मुखिया है कौन? नरेंद्र मोदी जी। आपने कर दिया मुकदमा केंद्र सरकार के ऊपर। अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी जो आपके हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये आएंगे न्यायपालिका, जब बुलाएगी न्यायपालिका कि आओ भाई तुमने इसकी नौकरी क्यों ली? बताइए, आएंगे? नहीं आएंगे। इन्होंने क्या कर रखा है, संविधान ने इन्हें व्यवस्था दी है आर्टिकल 76 के थ्रू कि ये अपने लिए, मतलब केंद्र सरकार के लिए एक वकील रख लें जिसे कहा जाएगा महान्यायवादी, एडवोकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सोनू जी, तो ये अटॉर्नी जनरल साहब क्या होते हैं? ये केंद्र सरकार के वकील होते हैं, केंद्र सरकार के विधिक सलाहकार होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है। कार्यकाल क्या है? वो निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, जब तक राष्ट्रपति की महाधिवक्ता स्टेट में होते हैं। सोनू, यस, ठीक है, निश्चित नहीं है इनका कार्यकाल, निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ओके, तो अभी एक परंपरा भारत में चली आ रही है, तो आप बताएं इस परंपरा के अनुसार सामान्यतः मिस्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना होता है? परंपरा, बहुत बढ़िया। तो प्रसाद पर्यंत, ठीक है, प्रसाद पर्यंत, ठीक है, जितने समय तक राष्ट्रपति या केंद्र सरकार का मन करे। परंपरा है 3 वर्ष की, ठीक है, और वो 3 वर्ष 2020 में कंप्लीट हो रहे थे मिस्टर KK वेणुगोपाल के, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो ये अभी हैं वर्तमान समय में अर्जुन जी एंड किसने पूछा? सोनू जी ने, कि प्रसाद पर्यंत। जैसे कभी आप पूजा में जाइए और प्रसाद बट रहा हो, प्रसाद बांटने वाले की मर्जी, आपको न देना चाहे तो क्या कर लेंगे उसका आप? इसका मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे, अगर राष्ट्रपति नहीं चाह रहा है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा, वो हटा देगा। और राष्ट्रपति वही चाहता है जो केंद्र सरकार चाहती है।
ठीक, तो अगर आपको पद से हटा दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि वो उसकी आजादी है। आपने अपने घर पे काम करने वाले को अपॉइंट किया अपने अंडर में, उसका काम बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी उसको आपने हटा दिया, तो क्या वो आपके विरुद्ध न्यायालय चला जाएगा कि भाई हमें नौकरी दी थी और हटा दिया? नहीं ना। ओके, चलिए, तो ये तो हो गए महान न्यायवादी। इनके बारे में कुछ विशेष बातें। आर्टिकल 88 में मिस्टर अटॉर्नी जनरल के पास ये पावर होता है कि जब संसद की बैठक चल रही हो, संसद की बैठक, संसद का सेशन चल रहा हो, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो, तो ये बैठक में भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं और अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मतदान हो रहा हो तो मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि ये सदस्य नहीं है। याद रखिएगा कि आपके पार्लियामेंट में दो ऐसे लोग हैं जो बैठक में भाग लेते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति को कॉमन कंडीशन में वोट देने का अधिकार नहीं है, विशेष कंडीशन में है। दूसरे व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में वोट देने का अधिकार नहीं है। वो है मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, जो चेयरपर्सन आप राज्यसभा हैं। इन्हें विशेष कंडीशन में डिसाइडिंग वोट देने का पावर है। ओके, और इन्हें जो है साथ साथ अब आ गए अटॉर्नी जनरल साहब, ये किसी भी कंडीशन में वोट नहीं दे सकते। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। महान न्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। संविधान में महान न्यायवादी की पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है। फिलहाल 2.5 लाख रुपए महीना तनख्वाह, ये भी बातें हैं। पहले आपके महान न्यायवादी शीतलवाड़ साहब थे, अभी कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, नहीं अभी तक किसी ने दिया है? क्या दिया है मनु जी? राज्यसभा में वोट कई लोगों ने दिया है, लगभग सभी दे लेते हैं, आ जाता है ऐसा मौका। ठीक है, ओके, लगभग सभी लोगों ने, ऐसे मौके आते रहते हैं। अगला सवाल, राज्य के महाधिवक्ता। तो जो काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का केंद्र सरकार के लिए है, वही काम राज्य में किसके लिए, राज्य सरकार के लिए कौन करता है? राज्य महाधिवक्ता। यहां आर्टिकल 76 था, यहां पर आर्टिकल 165 है। क्लियर? बस इतना सा डिफरेंस है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, वह सभी कानूनी मामलों में राज्य सरकार की सहायता लेता है। संविधान महाधिवक्ता की निश्चित अवधि नहीं प्रदान करता, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं और राज्यपाल द्वारा ही इनका वेतन निर्धारित किया जाता है। एकदम सेम वैसा ही है जैसा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसा ही है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये संस्थाएं जो देश के संविधान में लिखित नहीं है, इनके गठन के लिए केंद्र सरकार को संसद में बिल पास करना पड़ता है। ऐसे निकाय जो गैर संवैधानिक निकाय होते हैं, जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं और उद्देश्य पूर्ति होने के बाद भी हटा दिए जाते हैं या फिर बने भी रहते हैं बहुत से निकाय, जैसे नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को बना। ठीक, इसके पहले इसकी जगह पर कौन काम कर रहा था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बना था? 15 मार्च 1950। कब तक काम किया? 31 दिसंबर 2014। ठीक है, 2014 तक काम किया। ओके, उसके बाद 1 जनवरी 2015 से क्या बना दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके भी प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन में हुआ करते थे। तो जब ये बना था तो अध्यक्ष तब भी मोदी साहब थे। इसमें महत्वपूर्ण पद दो हैं, एक है उपाध्यक्ष का, एक है सीईओ का। ठीक है, उपाध्यक्ष पहले कौन थे और वर्तमान कौन है, जल्दी से बताएं। पहले उपाध्यक्ष कौन थे इस संस्था के? ठीक है, बड़ा बढ़िया सा नाम है उनका, गुजरात के थे, कमेंट एंड, अरे वाह, जल्दी से आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए, तो अजय त्यागी, ये अजय त्यागी साहब कहाँ आ गए अभी? ठीक है, सागर जी। तो आपको यहाँ पर बता दें कि इसके संगठन के बारे में, पहले इसका कार्य देख लें फिर संगठन देख लेंगे। सरकार का थिंक टैंक है, सरकार को विचार देता है, नीति निर्माण में मदद करता है, सरकार का सलाहकारी निकाय है, रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति और कार्यक्रम तैयार करता है। तो 3, 7 और 15 के प्रोजेक्ट पे काम करता है। 3 साल की कार्य योजना, 7 साल का प्रोजेक्ट और 15 साल का टारगेट, ये है इसका काम। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा साहब पहले योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, चलिए वो सारी चीजें क्लियर करेंगे जस्ट अगली साइड पर। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं, जो बीत गया लेकिन बात नहीं गई, अभी इसके द्वारा बनाई गई योजना अभी भी चल रही है। मिड डे मील चल रही है ना, ठीक है, मनरेगा चल रही है ना। तो फाइनली प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन एंड लास्ट चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन का नाम बताइए। ये साहब हैं JL नेहरू, और ये जैसा कि आपने बताया गुलजारी लाल नंदा। क्यों? गुलजारी लाल नंदा, GLN। ठीक है, JLN एंड GLN, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा। ओके, लास्ट वाले चेयरमैन और लास्ट वाले वाइस चेयरमैन, इंपॉर्टेंट ये है।
बताएं बताएं बताएं, पहले इसका आंसर दें। प्लानिंग कमीशन का लास्ट चेयरपर्सन और लास्ट वाइस चेयरपर्सन कौन था? चलिए, चेयरपर्सन आप लोग बता रहे हैं कि मोदी साहब थे, बिल्कुल। वाइस चेयरपर्सन वो पंजाबी थे, पगड़ी वगड़ी बांधते थे, क्या नाम था उनका? मांटेक सिंह अहलूवालिया, यस, एम अहलूवालिया, AH, ठीक है। ये तो हो गया प्लानिंग कमीशन। अब आ जाइए नीति आयोग। नीति आयोग में फर्स्ट मोदी साहब अध्यक्ष थे, ठीक है। अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया साहब इसके वाइस चेयरपर्सन थे, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में अध्यक्ष वही साहब हैं, मोदी साहब। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं इसके राजीव कुमार जी। कौन है? राजीव कुमार। इसमें एक पद और इंपॉर्टेंट है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO साहब। ये कौन है? अमिताभ कांत। क्या नाम है? अमिताभ कांत साहब, ओके। और बता दें कि इसके पूर्णकालिक सदस्य 3 हैं, फुल टाइम मेंबर जो एक्सपर्ट होते हैं। इन तीनों का नाम जान लीजिए। विनोद पाल, अक्सर टीवी में आ जाते हैं साहब, विनोद पाल जी। विजय सारस्वत, और तीसरे हैं रमेश चंद्र। ये 3 इसके फुल टाइम मेंबर हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कुछ पदेन सदस्य होते हैं, तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर भी हुआ करते थे, अब वो तो चले ही गए, ठीक नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं अभी, ओके। विशेष सदस्य भी होते हैं, जिसमें आप देखेंगे नितिन गडकरी साहब विशेष सदस्य हैं, स्मृति ईरानी विशेष सदस्य हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं, और केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी सदस्य इसके होते हैं, ठीक है। CEO अमिताभ कांत, मनु, यू आर राइट, ओके। तो ये है आपकी कौन सी संस्था? गैर संवैधानिक। अब बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। तो योजना जब बनाई जाती थी योजना आयोग के द्वारा, उसको मंजूरी देने का काम यही करती थी राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 को केंद्र सरकार के मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा बनाई गई मिस्टर KC नियोगी समिति की रिपोर्ट पर इसका काम क्या था कि योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना। होता क्या था कि प्लानिंग कमीशन में जो लोग होते थे वो सारे के सारे किसके द्वारा अपॉइंट होते थे? या तो केंद्र सरकार के सदस्य होते थे, या तो केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। तो प्रॉब्लम ये आती थी कि ये योजनाएं बनती थी, उनके बारे में राज्य सरकारों को पता नहीं होता था कि कौन सी योजना बना दी हमारे लिए। तो राज्यों को प्लानिंग में ऐड करने के लिए एक और संस्था बनाई गई, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और ये संस्था बनी 6 अगस्त 1952 को। इसके सदस्यों को देख करके आपको लग जाएगा कि हाँ, योजना में राज्य आ गया, क्योंकि नीति आयोग में तो ऑलरेडी राज्य है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी हैं, लेकिन योजना आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे। इसीलिए एक और संस्था बनी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, सभी कैबिनेट मंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य इसमें शामिल होते थे। इसीलिए आप इसे कहते थे कि ये संस्था क्या है? ये डेमोक्रेटिक हो जाती है। प्लानिंग में यहाँ पर कौन भाग ले रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब स्टेट। तो आप कह सकते थे कि बिना राष्ट्रीय विकास परिषद की मंजूरी के कोई भी योजना लागू नहीं की जा सकती थी। क्लियर? इसके बाद इसके कार्य देख लीजिए। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, योजनाओं को प्रभावित करने वाले आर्थिक और सामाजिक घटकों की समीक्षा करना, योजनाओं के कामकाज की समीक्षा करना, योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने में परामर्श देना। ओके, ये काम थे किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के। अब चलिए CBI, जिसे केंद्र सरकार का तोता भी कहा गया। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत की प्रमुख रिसर्च एजेंसी है, भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है। इंटरपोल की ओर से इसके सदस्य देशों में अन्वेषण संबंधी समन्वय करती है। CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति से दी गई है, और 1963 में भारत सरकार द्वारा CBI का गठन किया गया। भारत की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी, गमन और सामाजिक अपराधों, ठीक है, कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी के विषय में ये जांच करती है, और ये भी एक प्रकार की क्या है? अधिनियमित संस्था है। ओके, तो गाइज आज का सेशन आपका यहीं पर खत्म होगा। ओके, हमारी आपकी मुलाकात अभी 1 बजे फिर होगी। 1 बजे हम लोग एक सेशन करेंगे, जी हाँ, SSC फाउंडेशन के लिए, जिसमें आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। गांधीयन एरा, गांधी के द्वारा किए गए सारे आंदोलन डिस्कस किए जाएंगे, तो आप लोग चाहें तो उसमें शामिल हो सकते हैं। सागर जी, क्लास खत्म होने के थोड़ी देर बाद आपके डैशबोर्ड पर PDF की लिंक डाल दी जाएगी, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।